Hello students, welcome back to Edufy classes. Today we are going to discuss another paper of DSSB. DSSB का मैथ सेक्शन आज हम डिस्कस करेंगे और मैं आज आपको सिखाऊंगा कि आपको एग्जाम में किस अप्रोच से क्वेश्चंस को सोल्व करना है, जिसमें हमें अप्रोक्सीमेशन का यूज कैसे करना है, डिविजिबिलिटी रूल कैसे लगाना है, कैसे नंबर्स के साथ प्ले करना है, कैसे ऑप्शंस की हेल्प लेनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आपने मेरी अप्रोच पे फोकस करना है, मतलब सीखना है। ठीक है, बेसिक ट्रेडिशनल सबको आता है, लेकिन जो सिलेक्शन अप्रोच होती है, जो एग्जाम प्रेशर में कम टाइम में जो हमें सोल्व करना होता है, वो हमें सीखना है। दैट हाउ टू थिंक, कैसे सोचना कैसे है क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द मैथमेटिक्स सेक्शन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें कह रहा है ₹6120 is divided among A, B and C such that A gets 2/3 of what B gets and B gets 1/4 of what C gets. What is the share of B? B का शेयर हमें पूछा है। ठीक है, इसने क्या क्या बोला है कि A को 2/3 मिलता है, इसका 2/3 मिलता है B का, मतलब A को 2 मिलेगा अगर B को 3 मिला होगा। ये जो डिनोमिनेटर होता है ना, ये बताता है इसके बारे में, और उसका कौन सा फ्रैक्शन, कौन सा पार्ट इसको मिला, ये बताता है इसके बारे में। मतलब अगर बी को 3 रुपए मिले तो ए को 2 रुपए मिलेंगे, इसका ये मतलब है। एंड बी गेट्स 1/4 ऑफ व्हाट सी गेट्स, और बी को कितने मिले, जितना सी को अगर 4 रुपए मिले तो बी को 1 मिला। यानी मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे ये गलत हो गया, यह है 2/3 और सी को कितना मिला है, इसको 1 मिला है अगर सी को 4 मिला है तो। ठीक है, इस तरीके से है। बी गेट्स 1/4 ऑफ वट सी गेट्स। अब मुझे पता है सी को तो, बी को तो यहाँ पे 3 मिला है, तो इसको 3 बना लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब हमारा रेशियो क्या बन गया, ए को 2, बी को 3 और सी को 12। अब मुझे देखना है कि मैंने टोटल कितना डिवाइड किया था, 6120, और मेरे अकॉर्डिंग टोटल कितना है 2 + 3 + 12, 2 3 5 और 12 17, मतलब 17 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 6120। और हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, शेयर ऑफ बी। बी का शेयर कितना है 3, तो 3, इसको 17 से डिवाइड करना है, 3 से मल्टीप्लाई, 17 से काटा, 17 × 51, 10 2 17 छिका, तो ये आ जाएगा 36 × 108, 1080 रुपीज विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रेशियो दिया हुआ था, उसको हमने सिंपली रेशियो फॉर्म में कंपेयर करना है, कंपेयर करके टोटल से इक्वेट कर देना है, और जो बी का पूछा है दैट इज 3, उसकी वैल्यू निकाल लेनी। ठीक है, इसमें कह रहे हैं 2 पर्सन है, अमर एंड बाला लेंड ₹15,000 ईच एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स। मतलब इन्होंने 15,000 उधार दिया है 5 साल के लिए दोनों ने, इसने भी 15,000, इसने भी 15,000। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय देम इज 3,000, और इनको जो 5 साल के बाद जो इंटरेस्ट मिला उनका डिफरेंस गिवन है विच इज 3,000। इफ द सम ऑफ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 11%, मतलब दोनों का मिला के अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछूं तो वो गिवन है दैट इज 11%। हमने क्या बताना है, पर एनम, एंड अमर रिसीव्ड मोर इंटरेस्ट देन बाला, मतलब अमर को ज्यादा पैसे मिले हैं बाला से। व्हाट इज द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अमर, अमर को इंटरेस्ट बताना है कि अमर को 5 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड। तो क्वेश्चन है 15,000 रुपए दोनों ने उधार दिए 5 साल के लिए, और दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट का सम है 11%, और जो अमर को जो पैसे मिले हैं, जो इंटरेस्ट मिला है, वो बाला से 3,000 रुपीज ज्यादा मिला है। तो कैसे अप्रोच करेंगे इसको। देखो, सिंपल इंटरेस्ट की खास बात क्या होती है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, अनलाइक सीआई क्या होता है, बढ़ता जाता है हर साल, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहेगा। तो ये कह रहा है कि इनको ना 5 साल के बाद 3,000 रुपए का डिफरेंस है, तो मतलब अगर सिंपल इंटरेस्ट दोनों का हर साल सेम है तो दोनों का डिफरेंस भी हर साल सेम होगा। यानी 5 साल में अगर इसको 3,000 रुपए ज्यादा एक्स्ट्रा मिले तो हर साल कितने एक्स्ट्रा मिल रहे होंगे, 600। 3,000 डिवाइड बाई 5, यानी 600 रुपए अमर को बाला से ज्यादा मिल रहे हैं हर साल। ठीक है, 600 रुपए का इनका इंटरेस्ट का डिफरेंस है। अब मुझे ना ये गिवन है कि इनका टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो मैं यहां से ये निकाल सकता हूं कि टोटल इंटरेस्ट इनको कितना मिल रहा है। अगर 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 15,000 में उधार दे रहा हूं, तो मेरे को 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 15,000 का 11%, विच इज 1650, 11%।
15 11 165, तो एक जीरो लगा दी। 15,000 पे मुझे कितना मिलेगा? 1650। अब कह रहे हैं इसको 600 रुपये ज्यादा मिले हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसके 600 अलग निकाल लेता हूँ इसमें से, तो ये कितना बचेगा? 1050। अब 1050 को इक्वली डिवाइड कर लो, क्योंकि मैंने इसका 600 अलग कर दिया। अब जब मैं इसको करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 525। यानी इसको मिला 525, इसको मिला 525 प्लस 600, 525 प्लस 600, ये इसका एक साल का इंटरेस्ट है। कितना हो गया? 1125। यानी मैंने ये निकाल लिया कि अमर का एक साल का इंटरेस्ट कितना है, लेकिन हमसे पूछा कितना है? इंटरेस्ट रिसीव्ड बाई अमर आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब 5 साल में उसका कितना है, तो सिंपली 5 से मल्टीप्लाई करना। 1100 पंजे 5525 पंजे 125, यानी ये आ गया 5625, 5625। ठीक है, तो मतलब इसमें हमें x और ये सब मानने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे x मानने लगते हैं और क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। तो हमने ये समझना है इसमें कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है। अगर सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम है तो उनका डिफरेंस भी हर साल सेम मिल रहा होगा, और टोटल इंटरेस्ट हम इससे निकाल सकते हैं, उसने जब टोटल इंटरेस्ट, जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है। ठीक है, सो 5625 इज आवर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द दोनों का सम है ना 11%, तो ये 15,000 रुपये को 30,000 रुपये नहीं मिला होगा, 15,000। हाँ तो वही तो, इसको 15,000 पे मिला, इसको 15,000 पे मिला, तो 15,000 का 11% ही तो मिला टोटल। इसको सपोज 15,000 पे 5% मिला, इसको 15,000 पे 6% मिला, तो टोटल 15,000 पे 11% ही तो मिला मुझे। 30,000 पे तो 6,000, 30,000 पे तो तब मिलता ना जब मैं इसको अलग इंटरेस्ट पे देता है, इसको अलग पे। मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 15,000 का 5% निकाल रहा हूँ, और यहाँ पे 15,000 का 6% निकाल रहा हूँ, तो टोटल मैंने 15,000 का 11% निकाल दिया ना। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट at a certain sum amounts to rupees 64,800 in 4 years and 93,312 in 6 year. What is the compound interest earned in 5th year? अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको एग्जैक्ट सोल्व करने लग जाते हैं, और एग्जैक्ट सोल्व करने लग जाओगे तो ये टाइम वेस्ट कर देगा आपका। ये क्वेश्चन ही अप्रोक्सीमेशन का है, आपने इसको अप्रोक्स के तरीके से लेना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट में मल्टीपल सेम होता है। क्या सेम होता है? मल्टीपल। मल्टीपल कैसे? सपोज मेरा, जैसे एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, मुझे 1,000 रुपये मैंने प्रिंसिपल लिया और इसको 10% रेट पे मिला, तो नेक्स्ट ईयर ये क्या हो जाएगा? 1100। ठीक है, अगेन नेक्स्ट 10% पे ये क्या हो जाएगा? 1210। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये जैसे यहाँ पे 1.1 टाइम हो गया, तो यहाँ भी ये 1.1 टाइम हो गया, मतलब कि मल्टीपल सेम होता है इसमें। ठीक है, अनलाइक सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर यहाँ 100 बढ़ता तो यहाँ भी 100 बढ़ता, मतलब कि उसमें सम सेम होता है, इंटरेस्ट का सम सेम होता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं 4 साल में जो हमारा अमाउंट था वो, जैसे मैं बताता हूँ ये आपको क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं, कि सपोज कोई प्रिंसिपल था P, ये 4 साल बाद कितना हो गया? 64,800। और अगेन आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब इससे 2 साल बाद, प्रिंसिपल से 6 साल बाद, तो 2 साल बाद कितना हो गया? 93,312। तो हमने ये बताना है कि 5th ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था। ठीक है, अब देखो ये 64,000 है, ये है 93,000, मतलब कि ये लगभग लगभग 64,000 का जो 1.5 गुना होता है ना, वो होता है 96,000। मतलब कि ये लगभग लगभग मैं कह सकता हूँ ये 50% से लेस, 50% से थोड़ा लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब 2 साल में अगर 50% से कम मिल रहा है, यानी कि जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 20% के लगभग होगा, क्योंकि 20% का 2 साल में सक्सेसिव बन जाता है 44%। कितना बन जाता है? 44%। और ये मुझे लग रहा है क्योंकि ये 50% से 3,000 कम है, तो ये 45% के समथिंग है, यानी बहुत हाई चांसेस हैं कि इसमें मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है होगा? 20% होगा। ये क्या हो जाता है यार इसमें?
हो गया इस साइड में। ठीक है, सो 20% का सक्सेसिव क्या होता है, 20 + 20 + 20 इंटू 20/100 विच इज 44%। ठीक है, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% लूँ तो मुझे पता है हर साल क्या मिलेगा, 20% मुझे ब्याज मिलेगा। तो 4th ईयर से जब 5th ईयर जाएगा तो भी कितना मिलेगा, 20%। किसका 20% मिलेगा, पी का 20% नहीं मिलेगा, जो यहाँ पे जो अमाउंट है, क्योंकि अगले साल के लिए यही प्रिंसिपल है इसका। तो इसका 20%, यानी अगर मैं इसका 1/5 निकालूं, 64,800 का 1/5 निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, 5 12 60, 4 5 9 45, 12,960 हो जाएगा, और वो ऑप्शन में भी है 12,960। तो इसमें हमें पी निकालने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, प्रिंसिपल निकालने लग जाएंगे, प्रिंसिपल से फिर 5th ईयर का इंटरेस्ट निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो आप इसको ऐसे कर सकते हो अप्रोक्सीमेशन से, अंदाजा से, कि 64 से 93 हो रहा है, मतलब 45% के लगभग लगभग ब्याज मिल रहा है। तो 2 साल में अगर 45% है तो 2 साल का 20% का सक्सेसिव 44% होता है, यानी बहुत हाई चांसेस है कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% हो। तो मैंने जब ऑप्शन में देखा तो 12,960 आ गया। ठीक है, दूसरा आप इसको कैसे कर सकते हो, अगर मान लो आपको अप्रोक्सीमेशन हिट नहीं करता है कि कैसे 20% हम बोल सकते हैं, तो आप क्या करो, इन दोनों साल का रेशियो लो कि 4 से 6 साल में हमारा जो अमाउंट है वो चेंज कैसे हो रहा है। 64,800 से 93,312। ठीक है, तो इसको अगर मैं काटूंगा तो आई थिंक ये 16 से चला जाएगा। 16 चौके 64, 0 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 13 3 16 8 128, 5 1 16 3 48, 3 2 5832। ठीक है, आगे फिर कट रहा है ये, आई थिंक 5 से कट जाएगा ना, 5 8 40, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 2, हाँ 5 से तो नहीं कटेगा ना, 81, 9 से कट जाएगा ये, 9 से, 4 और 5 9, 5 8 13, 3 16 2 18, डिजिटल सम इसका 9 से कट रहा है, तो ये 9 से कटेगा। 9 से काटा तो 9 चौके 36, 4 5 9 पंजे 45, 9 6 54, 4 3, 9 चौक 36, 7 2 9 8 72। अभी भी ये किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, 2 से, ये आ गया 225, ये आ गया 324, 225 से 324। ठीक है, ऐसा आ गया हमारा। 2 दूनी 4, 225, और किसी से कट रहे गए, 9 से कट रहा है अभी भी ना, 9 से काटा तो 25, 9 30 27, 9 6 54, 25 से 36, मतलब 2 साल में हमारा कितना आ गया, 25 से 36 आ गया। ये हमारा है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 साल में जो पैसा है 25 से 36, तो 1 साल में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनका रूट लेते हैं, यानी कि 5 से 6। तो 1 साल में ये कितना हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। 5 से 6 का मतलब भी क्या है, 1/5, मतलब 5 पे 1 ब्याज मिल रहा है, तो 20%। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो कि दोनों अमाउंट का रेशियो लो, वो 2 साल बाद है तो उसका रूट लेना पड़ेगा हमें, जिससे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट पता चल जाएगा, और वहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद आप इसका 1/5 डायरेक्ट करके निकाल सकते हो कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो 12,960 आएगा। ठीक है, 12,960। सेकंड, अब नेक्स्ट फिर से एसआई का क्वेश्चन है, द एसआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 4 ईयर एट 4% पर एनम exceed the CI on the same sum for 3 years at 5% per annum by ₹57। कि SI 4 साल में 4% से कितना ज्यादा है, 3 साल का जो 5% पे बन रहा है उससे 57 ज्यादा है, 57 ज्यादा है। तो हमें अप्रोक्सीमेट सम बताना है। ठीक है, तो आपको कुछ वैल्यू ना डायरेक्ट पता होनी चाहिए कि 3 साल के लिए 5% पर एनएम पे CI क्या बनता है और 10% पर एनएम पे CI क्या बनता है। ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, ऑन टिप्स होना चाहिए। 5% पे बेसिकली क्या होता है, 15.7625%। जो हमारा CI में ब्याज मिलता है हमें 5% फॉर 3 ईयर्स, 2 साल के लिए मिलता है 10.25, 3 साल के लिए मिलता है 15.7625%। ठीक है, ठीक है,
तो 10.25 मतलब यहाँ पे मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा मुझे 15.7625%। ठीक है, और यहाँ पे जब मैंने SI पे किया तो 4 साल में 4% पे यानी 16%, और इन्हीं का डिफरेंस मुझे गिवन है, कितना गिवन है, इनका डिफरेंस कितना गिवन है 16% माइनस इनका डिफरेंस है 57, इनका डिफरेंस कितना गिवन है 57, और मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछा है अप्रोक्सीमेट सम, मतलब कि 100% की वैल्यू पूछी है। तो 16 में से 7625 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2375, 0.2375 की वैल्यू 57% है, मतलब कि लगभग लगभग 400 गुना हो जाएगी। तो 57 का 4%, ठीक है, 50 चौके 200, 28, 22, 24 हज़ार जाएगी। ठीक है, 0.375 की वैल्यू 7 है, तो यहाँ से मैं 1% की जब निकालूंगा 57 डिवाइड बाई 0.2375, इसको जब हटाऊंगा तो 4 जीरो इसके ऊपर चली जाएगी, और मल्टीप्लाई जब 100 से करूँगा तो 100%। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आंसर आ जाएगा लगभग लगभग ये 25 के लगभग जा रहा है, तो 24,000 शुड बी द राइट आंसर आई थिंक। ठीक है, क्योंकि ये 0.25 के करीब ले सकता हूँ ना मैं, 0.25 होता तो ये 4 गुना होता, अगर ये 0.25 होता तो एक की वैल्यू 4 गुना, 25 चौके 100 होता है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देता तो मैं 1 पे पहुंच जाता, और 2 जीरो लगानी है, लेकिन ये कम वैल्यू है, मतलब कि ये 4 गुना से ज्यादा आएगा, तो 4 गुना से नहीं, मैंने ज्यादा अज्यूम करी है, तो ये 4 गुना से थोड़ा कम आएगा, तो इसको जब मैं 4 गुना करूंगा तो ये कितना आ रहा है, 28 के करीब जा रहा है, 28 से कम वैल्यू आएगी। ठीक है, ये देख लेना आप, 24 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दैट कैन बी अर्नड इन 2 years एट द सेम रेट ऑन अ सर्टेन सम इज 1000, सेम प्रिंसिपल है, 2 साल में जो SI मिला वो मिला 1000 रुपीज, कितना मिला 1000 रुपीज, और जो CI मिला वो मिला 1040। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फर्स्ट ईयर के लिए जो SI और CI होते हैं ना वो सेम होते हैं, और SI हर साल सेम होते हैं, तो मुझे 2 साल में अगर 1000 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 500 मिल रहा होगा हर साल, यहाँ पे भी 500, यहाँ पे भी 500, SI सेम रहता है थ्रू आउट द एवरी ईयर, और यहाँ पे मिला है 1040, मुझे पता है CI और SI यहाँ तो सेम होते हैं, यानी यहाँ तो 500 मिला होगा, यहाँ 500 प्लस 40 मिल गया, यानी जो मेरा एक्स्ट्रा ब्याज है वो कितना है 40 ब्याज है, किस पे है 500 पे, तो मुझे क्या बताना है, अप्रोक्सीमेट रेट परसेंट पर एनम बताना है ना, 500 पे 40 तो कितना आ गया 8% आ गया, ये 40 एक्स्ट्रा है किस पे, ये 500 पे, इस ब्याज पे मिला है ये 40 रुपए, तो 40 रुपए अगर 500 का मैं निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा 8%, सो माई रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 8%। ठीक है, 8%। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, कह रहा है आई वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक टेकिंग अ टोटल टाइम ऑफ 37 मिनट, मतलब सपोज ये A से B, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये A से B गया और B से A आया, जो इसको टोटल टाइम लगा है वो लगा है 37 मिनट्स, कितना लगा है 37 मिनट्स। आई कुड वॉक बोथ वेज इन 55 मिनट, ये तो गया राइड पे, ये तो है राइड का टाइम। आई कुड आई वॉक द सर्टेन डिस्टेंस टेकिंग दैट, आई कुड वॉक बैक बोथ वे 55 मिनट, अगर वॉक करके जाता तो दोनों, अगर वॉक करके ही जाता और वॉक करके ही वापस आता तो इसको कितना टाइम लगना है 55 मिनट्स। तो इसने पूछा है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक मी टू राइड बोथ वेज, आई वॉक अ सर्टेन, अच्छा इसमें क्या किया है इसने, यहाँ से राइड किया है और यहाँ से वॉक बैक, मतलब जाते हुए राइड आते हुए वॉक, ये राइड है ये वॉक है, और अगर दोनों साइड वॉक करता तो 55 मिनट लगते। देखो दोनों साइड वॉक कर रहा है तो 55 लग रहा है, तो एक साइड वॉक करेगा तो कितना लगेगा 55/2 यानी 27.5 मिनट्स। अब मुझे पता है इसको यहाँ से यहाँ जाने में 27.5 मिनट लगे होंगे, तो बाकी का टाइम इसने राइड में स्पेंड करा होगा, यानी कि ये बाकी के 37 में से मैं 27.5 माइनस करूंगा, बाकी के 9.5 मिनट्स ये किस में आ गया एक साइड राइड में। लेकिन इसने पूछा अगर बोथ वे राइड करता तो
बोथ वे करता तो दुगना टाइम लगता, यानी कि 19 मिनट्स। मतलब सिंपल कंपैरिजन बेस्ड रीजनिंग का एक क्वेश्चन है बेसिकली ये, तो 19 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। 19 मिनट इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगेन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेवल्ड एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर स्टॉपिंग फॉर 3 मिनट आफ्टर एवरी 75 मिनट। हर 75 किलोमीटर में 3 मिनट का ये ब्रेक ले रही है, ठीक है। हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 600 किलोमीटर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्या कह रहे हैं, 600 किलोमीटर की एक जर्नी है, ट्रेन की स्पीड जो है वो है 100 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर। अब ये ट्रेन क्या कर रही है, हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट का ब्रेक लेती है। तो ये कह रहा है ये 600 किलोमीटर कितने में ट्रेवल करोगे। देखो ये ब्रेक वाली जो कैलकुलेशन है ना वो हम बाद में करेंगे। हम आप पहले इसको बिना ब्रेक के पहुंचाओ कि अगर ब्रेक ना ले तो कितना टाइम लगेगा। तो देखो 100 किलोमीटर की स्पीड है और 600 किलोमीटर जाना है, तो कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे। यानी कि 6 घंटे तो इसको डायरेक्ट लगते हैं अगर ये बिना ब्रेक के जाती, लेकिन अब इसने ब्रेक भी लिया है। अब ब्रेक लिया है तो कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो अभी आपने एक बात ध्यान रखनी, चलो वो मैं बाद में बताऊंगा। अब अगर इसने ब्रेक लिया तो हमने ये निकालना है इसने कितने ब्रेक लिए हैं। अब मुझे पता है हर 75 किलोमीटर में तो ये ब्रेक लेती है, तो 600 किलोमीटर इसको जाना है और हर 75 मिनट में ये ब्रेक लेती है, तो टोटल कितना, ये 8 पे कट जाएगा। यानी कि टोटल कितने ब्रेक लिए, 8 ब्रेक लिए। लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब ये लास्ट का 75 किलोमीटर कवर करेगी, लास्ट का 75, तो इसको ब्रेक की जरूरत नहीं है, तब तो डेस्टिनेशन पे ही पहुंच जाएगी। यानी कि इसका जो टोटल ब्रेक टाइम होगा वो 8 - 1 होगा, 7 टाइम्स होगा। कितना टाइम, 7 टाइम्स। अब 7 बार ब्रेक लेगी, कितने कितने मिनट के ब्रेक है, 3-3 मिनट के ब्रेक है, तो ये टाइम और लगेगा इसको, यानी कि 21 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। तो इसको टोटल टाइम कितना लगेगा, 6 आवर प्लस 21 मिनट। 6 आवर 21 मिनट इज द राइट आंसर। तो इस बात का ध्यान रखना है कि लास्ट में जब ये जाएगी तो वहां पे ब्रेक नहीं लेगी, वहां पे वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी, वो तो ब्रेक ही ब्रेक है फिर, तो हमने एक माइनस करना है। 6 आवर 21 मिनट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगेन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। Karan had covered 2/3 of a certain distance when his car had a breakdown. He parked it and covered the remaining distance on foot. क्या था भाई, कार से जा रहा था करण, 2/3 ही गया था। सपोज 3 किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर गया और कार ब्रेक डाउन होगी, कार खराब होगी, ठीक है। अब इसको बाकी रास्ता क्या करना पड़ा, वॉक करके जाना पड़ा। 1 किलोमीटर वॉक करके गया। He parked it and covered the remaining distance on foot. His time of travel on foot was 9 times his time of travel or car. मतलब यहाँ पे उसने जो टाइम लिया वो इसका 9, यहाँ पे जो टाइम लिया वो 9 टाइम्स है। मतलब यहाँ पे अगर सपोज 1 घंटा ले रहा है तो यहाँ पे कितने घंटे लेगा, 9 घंटे लेगा। यहाँ पे डिस्टेंस 2 चली है तो यहाँ पे डिस्टेंस 1 चली है, क्योंकि 2:1 में चली है। What is the ratio of his walking speed with respect to the car speed? यहाँ पे वॉकिंग स्पीड पूछी है, यहाँ पे कार स्पीड। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी चली वॉकिंग में, 1, टाइम कितना लिया, 9 टाइम्स लिया जो कार का था। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी चली, 2, टाइम कितना लिया, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1:18। जो स्पीड का रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 1:18। सो 1:18 विल बी आवर करेक्ट आंसर। सिंपल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन पे क्वेश्चन बना रखा है। नेक्स्ट है 25 वर्कर्स वर एम्प्लॉयड टू कंप्लीट अ वॉल इन 12 डेज। 25 वर्कर को 12 दिन में काम करने के लिए हायर करा गया। 5 वर्कर लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 5 डेज। 5 दिन तो काम किया, 5 दिन के बाद 5 लोग भाग गए। By what percent of each of the remaining 20 workers should increase their efficiency to complete the work in given time? अभी भी टाइम सेम लेना है। देखो टाइम सेम लेना है तो एफिशिएंसी जिस रेशियो में बढ़ेगी, बेसिकली जिस रेशियो में हमने टाइम को कम करना है उसी रेशियो में हमने एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा। एफिशिएंसी और टाइम जो होता है वो एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एफिशिएंसी और टाइम।
कोई ज़्यादा एफिशिएंट है वो कम टाइम लेगा, कोई कम एफिशिएंट है वो ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है अब वर्कर कितने हो गए, वर्कर हो गए 25 से 20 हो गए, क्योंकि 25 में से 5 चले गए, तो 25 से 20 हो गए, 25 से 20 हो गए, मतलब किस रेशियो में कम हो गए, 5:4 में। तो मुझे एफिशिएंसी इसके रिवर्स ऑर्डर में कम करनी पड़ेगी, या बढ़ानी पड़ेगी अगर काम टाइम पे करना है, मतलब 4 से 5 करनी पड़ेगी। तो कितनी बढ़ानी पड़ी, 4 से 5 यानी 1/4 विच इज 25%। तो मुझे 25% जो है एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। 25% इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अगेन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। द वर्क डन बाई x minus 2 men in 4x plus 1 days and the work done by 4x plus 1 man in 2x minus 3 days are in the ratio 2:5। इनका रेशियो दे रखा है कि ये आदमी जो काम करते हैं और ये आदमी जो काम करते हैं उन काम का रेशियो 2:5 है। इन हाउ मैनी डेज x plus 4 men कैन डू 12x स्क्वायर प्लस 15 वर्क। मतलब बेसिकली मुझे इसमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू जैसे ही आएगी मैं पुट करके वैल्यू निकाल दूंगा। तो देखो यहाँ 4x plus 1 डेज लग रहे हैं, यहाँ 4x plus 1, तो रेशियो लूंगा तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। मतलब कि इसने क्या बोला है कि x माइनस 2 रेशियो 2x माइनस 3 जो है वो हमें कितना गिवन है, 2:5। क्रॉस मल्टीप्लाई की 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 4x माइनस 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। x की वैल्यू 4 आ गई। अब मैं इसमें पुट कर देता हूँ x माइनस काम कितना है 12x स्क्वायर प्लस 15, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 12 प्लस 15, 16 दूनी 32, 3 192 प्लस 15 यानी 207 वर्क है। और करना किससे है, x प्लस 4 से करना है, तो 4 प्लस 4 कितना होता है 8 से काटा तो ये आ गया 25 7/8 डेज। सो हमने कुछ नहीं करना है, यहाँ का वर्क और यहाँ का वर्क कंपेयर करके 2:5 करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क होता है वो मैन इनटू डेज होता है, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई ये है और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसका रेशियो ले सकते हैं। 25 7/8 इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है अ पाइप कैन fill a tank in 4 hours while a leak which is at 1/4 of height of tank from bottom can empty out that part in 2 hours if both are operated simultaneously and initially the tank is full, then when it will be 1/4 full। देखो कह क्या रहा है, थोड़ा लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चन इजी है। कह रहा है ये टैंक है, इसके ना यहाँ पे एक लीक है, यहाँ पे एक लीकेज है 1/4 हाइट पे, यानी ये 1 है और ये 3 है, यहाँ पे एक लीकेज है ये ऐसे। ठीक है, अब ये जो पाइप है ना ये 4 घंटे में भर देता है, पूरे टैंक को 4 घंटे में भर देता है, और जो ये लीक है ये एम्प्टी कर देता है इतने पार्ट को कितने में, 2 घंटे में। 2 घंटे में तो हमसे पूछा है अगर ये मैं दोनों फंक्शन साइमल्टेनियसली करे और इनिशियली टैंक क्या है फुल है, तो 1/4 फुल कब होगा, मतलब कि इतना एम्प्टी कब हो जाएगा, यहाँ तक इसका लेवल कब तक आ जाएगा, ये पूछ रहे। देखो मैं ये मान लेता हूँ कि ये लीक ना बॉटम में ही है, मैं ये मान लेता हूँ क्योंकि हमने इतना खाली करना है ना, तो मैंने ये मान लिया ये लीक जो है ना बॉटम में ही है, मतलब जो पाइप जो है ना जो हमारा टैंक है वो इतना ही है। ठीक है, अब ये 4 पार्ट को 4 घंटे में भर रहा था, तो टोटल 3 पार्ट को जो मैंने अभी माना है 3 पार्ट को कितने में भरेगा, 3 घंटे में, यानी ये 3 घंटे में भरता है और ये 2 घंटे में खाली करता है। तो मुझे ये बताना है कि ये एम्प्टी कब हो जाएगा। तो भाई अगर टाइम का रेशियो 3:2 है तो एफिशिएंसी का क्या हो जाएगा, 2:3। अब मेरा टोटल वर्क कितना हो गया, 3 × 2 6, और मुझे किस एफिशिएंसी से कराना है, ये भी ऑपरेट कर रहा है ये भी ऑपरेट कर रहा है, यानी 3 - 2 से 1 से, तो इसको कितना टाइम लगेगा, 6 आवर्स लगेगा, 6 आवर्स लगेंगे। सो दिस वाज द ट्रिक। आप क्योंकि ये 1/4 परेशान कर रहा था ना कि मुझे इतना टैंक खाली करना है, क्योंकि लीक यहाँ तक है इतना ही होगा, तो मैंने इतना ही टैंक मान लिया कि मेरा टैंक ही इतना है। अब ये पूरा 4 पार्ट को 4
4 घंटे में भर रहा है, तो 3 पार्ट को कितने में भरेगा? 3 घंटे में। यानी ये 3 घंटे में एक पाइप को भर रहा है और 2 घंटे में खाली कर रहा है। तो आपने ये बताना है कि ये कब तक एम्प्टी हो जाएगा। नेक्स्ट, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या कहता है? इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 108 पाई, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर? देखो, आपने कैलकुलेशन को बहुत बढ़िया इंप्रूव करना है, मतलब कमांड होनी चाहिए। अब मुझे पता है टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से मैं काटूंगा तो 36 पे जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू 36 है, आर की वैल्यू 6 आ गई। अब मुझे वैल्यू निकालनी किसकी है? वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब मतलब 6 का क्यूब, विच इज 216। 3 से काटा तो ये 72, 72 टू जा 144। ऐसे उड़ाना है आपने पेपर में, इस तरीके से करना है, मतलब बहुत कम कॉपी पेन का यूज करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन था, तो मुझे पता है जो टोटल सरफेस हेमिस्फीयर का क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, और पाई तो ऑलरेडी गिवन है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। वहां पे क्या बचा? 3 आर स्क्वायर। 3 से जब मैं काटूंगा तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 36। आर स्क्वायर अगर 36 है तो आर की वैल्यू क्या है? 6। आर अगर 6 आ गया तो वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई आर क्यूब में मैंने वैल्यू रखी, तो ये कितना आ गया? 144 पाई। ठीक है, गुड। नेक्स्ट है, द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 3:2। लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो कितना है? 3:2। इफ अ पर्सन वॉक्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, completes one round in 12 minutes, then what is the area of the park? भाई एक राउंड 12 मिनट में पार करता है। 12 मिनट मतलब 1 घंटा होता है 60 मिनट। 60 मिनट का 1/5 है 12 मिनट, मतलब 1/5। तो ये 10 किलोमीटर 60 मिनट में जाता है, तो 12 मिनट में कितना जाएगा? इसका 1/5, विच इज 2 किलोमीटर। मतलब एक जो राउंड है वो 2 किलोमीटर का है। मुझे पता है 2 इंटू एल प्लस बी 2 के बराबर है, तो एल प्लस बी किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। अब 1000 मीटर को इसने दिया, लेंथ प्लस ब्रेड्थ मेरे पास कितनी है? 1000। इसको 3:2 में मुझे ब्रेक करना है, ये आ जाएगा 600 और 400। और मुझसे एरिया और पार्क पूछा है, 6 इंटू 4 24। तो ये भी अगेन एक ओरली करने वाला क्वेश्चन है। मेंटली आपने बहुत सारी चीजें आपने मेंटली सोल्व करनी है। जब पता चल गया कि स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है और ये एक राउंड 12 मिनट में कंप्लीट करता है, तो 12 मिनट में ये 10 किलोमीटर की स्पीड से कितना जाएगा? 1/5। 1/5 क्या होता है? 2 किलोमीटर। यानी एक राउंड 2 किलोमीटर का है, और मुझे पता है पेरीमीटर में 2 इंटू एल प्लस बी आता है। 2 इंटू एल प्लस बी आता है। 2 इंटू एल प्लस बी कितना है? 2 किलोमीटर। तो एल प्लस बी कितना आ गया? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। और लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दे रखा है 3:2, यानी 600 400। और 600 और 400 के मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 24, 2,40,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। सो 24,000 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, a vessel is in form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 14 centimeter. डायमीटर 14 दे रखा है। जैसे ही आपको रेडियस 7 का मल्टीपल मिले, मेंसुरेशन में 7 का मल्टीपल मिले, और सरफेस एरिया वॉल्यूम मतलब पाई पूछ रखा हो, तो 11 का मल्टीपल चेक करो। क्या चेक करो? 11 का मल्टीपल। क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? पाई होता है 22/7। अब जब रेडियस मेरा 7 का मल्टीपल है, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये क्या बचेगा? 11। जो भी आंसर होगा वो 22 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 11 का मल्टीपल होगा। तो 11 का मल्टीपल 6 4 10 में से 7 गए 3 नहीं हो सकता। 8 5 13 में से 2 गए 11 हो सकता है। 8 5 13 में से 7 गए 6 नहीं हो सकता। 2 6 8 में से गया 7। एक ही जो ऑप्शन है वो 11 का मल्टीपल है, एंड दैट इज आवर आंसर। तो ये मल्टीप्लीकेशन, डिविजिबिलिटी, ये सब अप्रोचेज हमने सीखनी है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इसका आंसर है 528। Sum of areas of two circle A and B is equal to the area of third circle whose diameter is 30. If the diameter of circle A is 18, then the radius of circle B.
देखो सम ऑफ एरिया दे रखा है दो सर्कल का मिला के, मुझे पता है जो सम ऑफ एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर होता है। यहाँ भी जो सर्कल का एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, तो पाई तो कैंसिल ही हो गया, पाई तो कॉमन आगे कैंसिल ही हो गया। अगर सपोज यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर है प्लस यहाँ पाई R2 स्क्वायर है इज इक्वल टू यहाँ पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ से मैं पाई कॉमन लेके पाई तो कैंसिल ही हो गया ना, मतलब ये क्या कह रहा है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर आर स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। और जो बड़े वाला टैंक का जो R है वो कितना है 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 9 का स्क्वायर प्लस में R1 स्क्वायर मुझे निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, और R की वैल्यू क्या आ जाएगी इसका अंडर द रूट, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी कितना हो गया 24, ए माइनस बी कितना हो गया 6, तो 24 ये किसका बन गया 12 का, आर की वैल्यू क्या आ गई 12 सेंटीमीटर। तो ये भी आप मेंटली कर सकते हो, मतलब पाई से पाई कैंसिल हो गया, मुझे पता चल गया यहाँ पे 15 है वहाँ पे 9 है, 15 और 9 का ए माइनस बी ए प्लस बी, 15 और 9 24, 15 माइनस 9 6, 24 सिक्का 144, 144 का रूट 12, so 12 सेंटीमीटर इज आर रेडियस। ठीक है, डी आई पे आते हैं। डी आई क्या कहता है, व्हाट इज द सेंट्रल। देखो एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जब भी आप परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई करना होता है 18/5 से, जब भी डिग्री को परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई करना होता है 5/18 से। ये दो चीजें याद रखनी। और आपका कह रहा व्हाट इज द सेंट्रल एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू एडवर्टीजमेंट चार्जेज। एडवर्टीजमेंट में कितना है 18%, 18% को 18/5, अब 5 से डिवाइड नहीं करना है, कभी 5 से डिवाइड करने लग जाओ, 5 से डिवाइड नहीं करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल लगाएंगे। 18 का स्क्वायर होता है 324, 324 का दूना होता है 648, यानी 64.8 आंसर, 64.8 डिग्री। ठीक है, ऐसे आपने अप्रोच करना है। नेक्स्ट है, इफ द मिसलेनियस एक्सपेंसेस आर ₹6000, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कहाँ है इसमें, ये रहा, यानी 4% की वैल्यू दे रखी है कितनी 6000, 4 मल्टीप्लाई 15 और 2 0। हाउ मच मोर आर बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस, बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस कितने हैं 18%, देन मिसलेनियस, मिसलेनियस कितने हैं 4, 18 माइनस 4 14, 14% की वैल्यू निकालनी है, 4% की वैल्यू यानी 14 गुना 15 कितना हो जाएगा 210, 21,000, 21,000। ठीक है, नेक्स्ट है, देयर आर 45 lakh people above 45 years, then how many person are there in the age group 16 to 30। 16 से 30 की उम्र बतानी है मुझे, 16 से 30 में कितने हैं 22% है, मतलब 22% की वैल्यू निकालनी है। और 45 साल से ज्यादा के कितने हैं, 45 साल से ज्यादा के ये सारे हैं, मतलब कितने हैं 16 9 25 5 30, 30 की वैल्यू कितनी है 45 लाख, 30% की वैल्यू कितनी है 45 लाख, अगेन 1.5 टाइम्स है, तो मुझे वैल्यू निकालनी कितनी है 22 की, 22 का 1.5 कितना हो जाएगा 33 लाख आंसर। सुपर इजी क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये स्लाइड खाली रहेगी, है नहीं क्या क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। What is the difference in average sale from 2012 to 2014 and the average protection from 2009 to 2014। 12 से 14 में सेल का एवरेज निकालना है, सेल है ब्लू में 12 से 14, यानी ये प्लस ये प्लस ये। अब प्लस कैसे करना है, यहाँ देखो 500 600 640, मुझे पता है ये 550 के आसपास है, तो मैंने मान लिया इसका एवरेज 550 है। 550 क्यों मान लिया, ये 50 कम है ये 50 ज्यादा है, तो ये तो हो गया न्यूट्रलाइज। अब 550 से ये कितना ज्यादा है 90 ज्यादा है, अब ये 90 तीनों में बांट दो, 90 3 में बांटोगे तो 30 आ जाएगा, यानी जो मेरा एवरेज आ गया सेल्स का वो आ गया 580। इस तरीके से आपने एवरेज निकालना है। सेकंड है एवरेज सेल, एवरेज प्रोडक्शन फ्रॉम 9 to 14, एवरेज प्रोडक्शन है रेड में 9 to 14, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। ठीक है, 520 है 740 है 700 है
580 है, 810 है, मतलब 700 के करीब है, तो मैं 700 मान लेता हूँ कि जो इसकी एवरेज है मेरी वो 700 है। ठीक है, अब ये देखो, ये 700 से कितना कम है, 18, 180, ये 40, तो कितना कम रह गया, 140, 140, ये तो 700 ही है, ये कितना है 12, 140 और 12 260 कम हो गया, 110, 150 कम हो गया, 150 में से 60 गए तो ये भी अगेन 90 कम आ रहे हैं, यानी 90 अब की बार कितने में बांटना है, 1 2 3 4 5 6 में बांटना है, तो 15, यानी कि 15 कम आ जाएगा, 700 माइनस 15 कितना हो गया, 685। अब इसमें क्या बोलना है, डिफरेंस निकालना है, 580, 100 प्लस 5, 105, तो डिफरेंस कितना आया, 105। इस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है, अज्यूम्ड एवरेज के मेथड से डेविएशन चेक करना है, और जो भी नेट डेविएशन आए वो सब में इक्वली बांट दो, आपका एवरेज आ जाएगा। एवरेज की मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा कि एवरेज को आपने मेंटली कैसे सोल्व करना है, एवरेज के बारे में कैसे सोचना है, क्योंकि एवरेज से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आवर करेक्ट आंसर वाज, ठीक है, दैट्स ऑल। ये आज हमने DSSB का जो मैथमेटिक्स सेक्शन है वो डिस्कस किया। तो ये जो होता है ना, जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है, दिस इज बेसिकली द DNA ऑफ द एग्जाम। ये क्या है, DNA है एग्जाम का। अगर आपने इस पे कमांड कर ली ना, मतलब आपने पैटर्न को डिकोड कर लिया, तो आप दूसरों से आगे चले जाओगे। और पैटर्न में आपने देखना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं, उसका अप्रोच चेक करना है, और ये जो अप्रोच होना चाहिए ये एग्जाम में काम आए, ऐसा अप्रोच होना चाहिए जो एग्जाम में हमें दूसरों से लीड दिलाए, आगे करे। ठीक है, तो ये अप्रोच सीखने के लिए मैं आपके कुछ वीडियोज भी लेके आऊँगा, जिसमें सारे के सारे टॉपिक्स कवर करूँगा, जिसमें आप देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंस प्लस आपके जो मॉक में मार्क्स हैं वो एकदम से सडन इंक्रीज होंगे। ठीक है, जिनके स्टेगनेंट हो गए हैं ना, रुक गए हैं, वो इसलिए रुक गए हैं क्योंकि उसमें उनको बेसिक्स तो आ गया है, और उनको अभी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच नहीं पता कि उसको कम टाइम में विद एक्यूरेसी कैसे सोल्व करना है, कैसे एग्जाम के क्वेश्चंस को सोचना है। तो उसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, मैं हर टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा, और आप देखोगे बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग मैं आपको कंप्लीटली किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की मैथ्स एंड रीजनिंग में आपको करा दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए सब्सक्राइब दिस चैनल, और फिर मिलते हैं बाद में। हैव अ नाइस डे।